So hello everyone, this is Alizar Finehas and you are watching Alizar Educational Academy। तो आज सेकेंड ईयर इंग्लिश का हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम 200 एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे और सेकेंड ईयर इंग्लिश जो कि आपके फाइनल पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप ये 200 MCQs कर लेते हैं तो सेक्शन ए जो कि 50% का है, MCQ जो कि 50% हो चुके हैं, तो आप 50 आउट ऑफ 50 लेने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। तो आज की वीडियो नहायत लंबी होने वाली है क्योंकि हमने 200 MCQs करने हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं 200 MCQs। और जी याद रहे कि अगर आप ये MCQs कर लेते हैं, ये 200 के 200 अच्छे से कर लेते हैं, तो आप आराम से अच्छे नंबर्स लेने के काबिल हो जाएंगे। आप 50 आउट ऑफ 50 MCQ में ले सकते हैं। तो आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है, द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन वॉज कम्पोज्ड बाय। जो पोम है हमारे सिलेबस में शामिल, द 7 एजेस ऑफ मैन। और हाँ, इससे ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो MCQs हैं ये इंग्लिश की पूरी बुक में से बनाए गए हैं। पोएम सेक्शन, प्रोज सेक्शन और नॉवल सेक्शन को मिलाकर ये होल बुक के MCQs हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जो 7 एजेस ऑफ मैन है वो किसने कंपोज की? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक या विलियम लैंगलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर है। अगर आपको इसका आंसर आता है, जितने भी MCQs मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप लाजमी कमेंट में लाजमी बताएं, कमेंट में लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आंसर है विलियम शेक्सपियर। जो 7 एजेस ऑफ मैन है उसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर। तो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द 7 एजेस ऑफ मैन अपेयर्ड इन द। जो 7 एजेस ऑफ मैन हमारे सिलेबस में शामिल पोम है, तो वो पूछा जा रहा है कि वो किस एक्ट में और किस सीन में आई है ऑफ 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि बुक में वाज़िया तौर पे लिखा गया है। तो ए ऑप्शन है एक्ट 2 सीन 5 ऑफ द प्ले, एक्ट 2 सीन 7 ऑफ द प्ले, एक्ट सी एक्ट 3 सीन 6 ऑफ द प्ले, या ऑप्शन डी एक्ट 2 सीन 8 ऑफ द प्ले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट 2 सीन 7 ऑफ द प्ले। क्वेश्चन नंबर 3, द 7 एजेस ऑफ मैन was uttered by A. Lord Amiens, B. Lord Jacques, C. Lord Frederick या D. Duke Senior। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है जो पोम 7 एजेस ऑफ मैन है ये किसने लिखी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जैक्वेस। तो ये अभी 7 एजेस ऑफ मैन के MCQs चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ आ या एन। 7 एजेस ऑफ मैन क्या है? ऑप्शन ए एलिजी, ऑप्शन बी सोनेट, ऑप्शन सी लिरिक या ऑप्शन डी पोएटिक स्पीच। तो 4 का हमारे पास आंसर है। देखें, जिसको भी ये जितने भी मैं MCQs पढ़ रहा हूँ, जिसको भी आंसर्स आते हैं तो वो पहले ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट में पार्टिसिपेशन से आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पोएटिक स्पीच। क्वेश्चन नंबर 5, द 7 एजेस ऑफ मैन, द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ इन डैश। राइम्ड कपलेट्स में है, ब्लैंक वर्ड्स में है, सी अनराइम्ड कपलेट्स में है या डी क्वाड्रप्लेट्स में है।
तो फिफ्थ का हमारे पास आंसर है बी, ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स। जो 7 एजेस ऑफ मैन पोम है वो ब्लैंक वर्स में है, ये आपने याद रखना है। ऑल द वर्ड स्टेज, द वर्ड स्टेज इज़ अ डैश। अब ये जो 7 एजेस ऑफ मैन है, 7 एजेस ऑफ मैन, ये इसकी पोम की लाइन है। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, जिसमें शायर कहता है कि पूरी जो कायनात है वो एक स्टेज है। तो जो स्टेज है वो स्टेज से क्या मुराद है? ए सिमिल, बी आयरनी, सी ऑक्सीमोरॉन या डी मेटाफॉर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटाफॉर। क्रीपिंग लाइक स्नेल, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड। स्नेल की तरह रेंगना, ये कंपैरिजन क्या कहलाता है? ए सिमिल, बी आयरनी, ऑप्शन बी ऑक्सीमोरॉन या ऑप्शन डी मेटाफॉर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमिल, ये एक सिमिल होता है। क्वेश्चन नंबर डी की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है, इन द फोर्थ स्टेज द कैरेक्टर इज बियर्डेड लाइक द। अभी तक ये 7 एजेस ऑफ मैन के ही चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। हमें इसमें पूछा जा रहा है कि जो चौथा स्टेज है उसमें जो कैरेक्टर है वो उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा होती है, किसकी तरह? ऑप्शन ए प्रीस्ट, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी क्रिमिनल या ऑप्शन डी पार्ड। तो ऑप्शन 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेडेड लाइक द पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिफ्थ स्टेज द कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंज ओड्स, ऑप्शन नंबर बी वाइस सॉस, ऑप्शन नंबर सी एप्रीहेंशंस या ऑप्शन नंबर डी एनर्जी। इसमें पूछा जा रहा है कि फिफ्थ स्टेज में कैरेक्टर कैसा होता है? द कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंज ओट्स। द कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर द सिक्स्थ स्टेज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज़ आ या एन डैश। शेक्सपियर के मुताबिक जो छठा स्टेज है ह्यूमन लाइफ का वो क्या है? जो मुझे लग रहा है कि ऐसे ज़्यादा विजिबल है, तो ऐसे मुझे पकड़ के रखना होगा जो कि मेरे लिए मुश्किल होगा। ऐसे भी सही नज़र आ रहा है, तो चले हम ऐसे ही लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पे थे हम लोग कि छठा स्टेज जो है ह्यूमन लाइफ का वो क्या है? ए एनर्जेटिक एज, क्या वो एनर्जेटिक एज होती है? बी क्या वो ओल्ड एज होती है? सी क्या वो परफेक्ट एज होती है? या डी क्या वो जस्टिस होती है? तो ये तो बड़ा आसान सा है, ये सबको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ओल्ड एज। जो इंसान का सिक्स स्टेज होता है, छठा स्टेज होता है, वो एक बुजुर्गी का स्टेज होता है या ओल्ड स्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर द सेवन स्टेज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज़ डैश। शेक्सपियर के मुताबिक जो सातवां स्टेज होता है वो क्या होता है? ये सब बगैर ऑप्शन पढ़े ही आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकंड चाइल्डिशनेस। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ऑप्शन नंबर बी सेकंड चाइल्डिशनेस। क्वेश्चन नंबर 12 सीकिंग द बबल रेपुटेशन द अंडरलाइंड एरिया मीन्स। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ये इस बबल रेपुटेशन है, इसका क्या मतलब है? 12 का है ऑप्शन ए अ ग्रेट फेम, ऑप्शन बी शॉर्ट टाइम फेम, ऑप्शन सी राउंड फ्रेम या ऑप्शन डी राउंड रूम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट टाइम फेम।
क्वेश्चन नंबर 13 की जाने पढ़ते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ द अंडरलाइंड एरिया मीन्स। अब पूछ रहे हैं कि कैनन्स माउथ का मतलब क्या है। पहले हमसे पूछा कि बबल रेपुटेशन का मतलब क्या है, जिसका मतलब था शॉर्ट टाइम फेम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कैनन्स माउथ का क्या मीनिंग है। ऑप्शन ए द रिस्क ऑफ वॉर, ऑप्शन बी द रिस्क ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी इन फ्रंट ऑफ कैनन, या ऑप्शन डी द रिस्क। तो ऑप्शन नंबर 13 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी द रिस्क ऑफ लाइफ। कैनन्स माउथ का मतलब है द रिस्क ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14 हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड द अंडरलाइन एरिया मीन्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड टू वाइड का मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए लार्ज वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी टू वाइड, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड, या ऑप्शन नंबर डी नेशन वाइड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड टू वाइड का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 15 सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। हेयर सेंस मीन्स ए सिंसियर, ए सिवियर, सी विदाउट, या डी विद। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि सेंस का मतलब क्या है। जैसे लिखा है ना सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो सेंस का क्या मतलब है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सिंसियर, ऑप्शन नंबर बी सिवियर, ऑप्शन नंबर सी विदाउट, या ऑप्शन नंबर डी विद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विदाउट। विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग। तो सेंस का मतलब है हमारे पास विदाउट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 की जाने बढ़ते हैं। द पोम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट वॉज composed बाय। ऑप्शन नंबर ए थॉमस ग्रे। अच्छा इसमें बता दूं, अच्छा यहाँ तक हमारे जो हैं ये 15 MCQs हुए हैं। तो यहाँ तक द 7 एजेस ऑफ मैन के MCQs हो चुके। अब स्टार्ट हो रहे हैं द मैन ऑफ लाइफ अपराइट के MCQs। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैन ऑफ लाइफ अपराइट किसने कंपोज की। तो ऑप्शन नंबर ए थॉमस ग्रे, ऑप्शन नंबर बी थॉमस कैंपियन, ऑप्शन नंबर सी थॉमस हिल्टन, या ऑप्शन नंबर डी थॉमस जॉन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जो पोम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट वो कंपोज की है थॉमस कैंपियन ने, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। देखें ये जो नाम है ना राइटर्स के, कंपोज़र्स के, ये बहुत मायने रखते हैं क्योंकि फाइनल पेपर्स में इन्हीं से रिलेटेड MCQs आते हैं ज़्यादातर। तो जितने भी आपके सिलेबस में पोम हैं, प्रोज हैं या नावल हैं, वो उसके जितने भी हैं ऑथर्स, पोइट्स और राइटर्स जितने भी हैं वो आप लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप MCQ में अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि MCQ बहुत लाजमी होते हैं अच्छे से अटैम्प्ट करना, क्योंकि अब ये 50% हो चुका है एज़ पर नाउ। ये वीडियो नवंबर 2022 में रिकॉर्ड हो रही है। तो एज़ पर नाउ 2023 के जो पेपर्स आपके होने वाले हैं बच्चों, तो उसमें भी 50% MCQs ही फॉलो होगा एज़ पर नाउ। तो MCQ की जितनी ज़्यादा तैयारी हो सके आप करें, और इसकी तैयारी की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हम हैं आपके लिए। ये आप 200 MCQs करेंगे तो आप लाजमी इसमें 50 आउट ऑफ 50 लेने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये 200 MCQs आपको हिफ्ज़ होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। एन अपराइट मैन्स हार्ट इज़ फ्री फ्रॉम डैश। जो अपराइट मैन होता है उसका जो दिल होता है वो किस चीज़ से आज़ाद होता है। ए फियर ऑफ फेलियर,
ऑप्शन बी फियर ऑफ गॉड, ऑप्शन सी डिसऑनेस्ट डीड्स एंड इविल थॉट्स, या ऑप्शन नंबर डी फियर ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो अपराइट मैन है उसका जो दिल है वो आज़ाद होता है बुरे कामों से और बुरे ख्यालों से, उसका दिल आज़ाद होता है। तो ऑप्शन सी डिसऑनेस्ट डीड्स एंड इविल थॉट्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एन अपराइट मैन कैन नेवर बी deluded बाय डैश। जो अपराइट मैन है वो कभी भी डिल्यूड नहीं करता, किस चीज़ से? ए हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हिज कंट्री, ऑप्शन सी होप्स, या ऑप्शन डी एनिमी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होप्स। होप्स इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एन अपराइट मैन स्ट्रांगली dislikes even to think about his, an upright man strongly dislikes even to think about his, option number A wealth and dominions, option number B face and wisdom, option number C fate and fortune, या ऑप्शन नंबर डी fate and wealth। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास आंसर है, मैं बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी fate and fortune। जो अपराइट मैन है, जो अच्छा इंसान होता है, वो अपने फेट या अपनी किस्मत के बारे में भी नहीं सोचता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फेट एंड फॉर्च्यून। क्वेश्चन नंबर 20, एन अपराइट मैन सीक्स हिज गाइडेंस फ्रॉम। जो अपराइट मैन है वो अपनी जो गाइडेंस है वो किससे मांगता है? तो आए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पेन में सेट कर लूँ इसको। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए स्लेट, ऑप्शन नंबर बी प्रीस्ट, ऑप्शन नंबर सी नेचर, या ऑप्शन नंबर डी एलर्जी। तो पता तो आपको चल ही गया होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का ही क्या है कि एक अपराइट मैन जो अपनी गाइडेंस है वो किससे मांगता है। तो 20 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेचर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द ओनली फ्रेंड ऑफ एन अपराइट मैन इज़ डैश। जो अपराइट मैन होता है, जो उसका जो इकलौता फ्रेंड होता है वो क्या होता है? ए हिज रिलीजन, उसका मज़हब होता है। बी गुड थॉट्स, अच्छे ख्यालात उसके फ्रेंड होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी गुड पीपल, अच्छे लोग, या ऑप्शन नंबर डी गुड कंपनियाँ, गुड कंपनी उसकी अच्छी फ्रेंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो समझदार बच्चा है उसको तो समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 21 का जो हमारे पास राइट आंसर है गुड थॉट्स। जो अच्छे ख्यालात हैं वही एक अपराइट मैन के ओनली फ्रेंड होते हैं, सिर्फ वही अपराइट मैन के दोस्त होते हैं। तो बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ एन अपराइट मैन इज़ डैश। ए डोमिनियन, बी हिज सेविंग्स, सी वेल स्पेंट एज, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अच्छा, इसमें जो अपराइट मैन की जो अमीरी होती है, जो वेल्थ होती है, वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर, ये मैंने ऑप्शन नंबर्स पढ़ लिए सारे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सबको पता चल जाना चाहिए। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वेल स्पेंट एज। वेल स्पेंट एज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एन अपराइट मैन कंसिडर्ड दिस द वर्ल्ड अ प्लेस फॉर। जो अपराइट मैन है वो इस दुनिया को क्या, कौन सी जगह समझता है? तो ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट स्टे एंड वर्चुअस डीड्स, ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरीज, या ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट एंड लग्जूरियस स्टेज। तो 23 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट स्टे एंड वर्चुअस डीड्स। द वर्ड अपराइट मीन्स, अब कब से आप अपराइट सुन रहे हैं, अपराइट का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। अपराइट का क्या मतलब है?
इसमें ऑप्शन नंबर ए डिसऑनेस्ट, क्या वो डिसऑनेस्ट होता है? नहीं। बी, क्या वो एथीस्ट होता है? एथीस्ट मतलब जिसका कोई मज़हब नहीं होता, तो ऐसी बात भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस, अब बहुत सारे रिलीजियस लोग भी अपराइट नहीं होते, कुछ लोग मजहबी होते हुए भी बहुत सारे गुनाह कर बैठते हैं और बहुत सारी उनमें बुरी बातें होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट, क्या वो ऑनेस्ट होते हैं? हाँ, दैट कुड बी अ डिस्कशन। जो 24 का जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब इसमें पूछा जा रहा है कि द वर्ड वैनिटी मीन्स, वैनिटी का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए डोमिनियन, ऑप्शन नंबर बी हिज सेविंग्स, ऑप्शन नंबर सी वेल स्पेंट एज, या ऑप्शन नंबर डी ईविल। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वैनिटी का जो मतलब है वो है ईविल। तो 25th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ईविल। द वर्ड वॉल्ट्स मीन्स, अब जो वॉल्ट लफ्ज़ है, द वर्ड वॉल्ट्स मीन्स ए सेलर्स, बी हिज सेविंग्स, ऑप्शन नंबर सी वेल स्पेंट एज, या ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्टी। तो जो वॉल्ट्स है उसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए सेलर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड अनअफ्राइटेड मीन्स, ऑप्शन नंबर ए अनमैनेज्ड, ऑप्शन नंबर बी अनएनिमस, ऑप्शन नंबर सी अनएम्बिगुअस, या ऑप्शन नंबर डी अनअफ्रेड। तो इसका जो आपको पता होना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि अनअफ्राइटेड, अनअफ्राइटेड का जो मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि अनअफ्रेड। अनअफ्राइटेड का मतलब कि ना डर, या जो किसी से डरता ना हो। अच्छा, यहाँ तक हमारे हो गई जो हम पोएम कर रहे थे, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, यहाँ तक उसके MCQs हो गए। अब स्टार्ट हो रहे हैं लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगनिस्टीज। तो यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, द पोम सैमसन एगनिस्टीज वॉज कम्पोज बाय, जो पोम है सैमसन एगनिस्टीज वो किसने कंपोज की? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉल्टन, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी हेनरी, या ऑप्शन नंबर डी डेविड मिल्टन। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है, अगर किसी ने ये पढ़ा हो बुक से तो उसको याद होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन इज़ द राइट आंसर। जो कि सैमसन एगनिस्टीज जो पोम थी वो किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने लिखी। अच्छा भाई, जॉन मिल्टन क्या थे? क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए नियो क्लासिकल पोइट, ऑप्शन नंबर बी रोमांटिक पोइट, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन पोइट, या ऑप्शन नंबर डी क्लासिकल पोइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो हमसे पूछा जा रहा है उसका आंसर है कि जॉन मिल्टन थे एक नियो क्लासिकल पोइट थे। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, द पोम सैमसन एगनिस्टीज इज़ एन या अ डैश, इज़ ए, ऑप्शन नंबर ए एपिक, ऑप्शन नंबर बी एलिजी, ऑप्शन नंबर सी सोनेट, या ऑप्शन नंबर डी सटायर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एपिक। जो सैमसन एगनिस्टीज पोम थी वो क्या है? वो है एपिक। क्वेश्चन नंबर 31, सैमसन एगनिस्टीज appeared in the famous poetic book of Milton named। अब जो सैमसन एगनिस्टीज है वो जो मिल्टन ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, तो यही पूछा जा रहा है कि मिल्टन की कौन सी बुक में सैमसन एगनिस्टीज का जिक्र है? तो ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन नंबर सी एनिमेट वर्जन्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑफ। तो जो सैमसन एगनिस्टीज है जो पोम, वो मिल्टन की कौन सी पोम से है?
कौन सी बुक से है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज रिगेंड। जॉन मिल्टन की एक बुक थी जिसका नाम था पैराडाइज रिगेंड। वैसे ये चारों ही उसकी मिल्टन की ही बुक्स हैं, लेकिन जिस बुक में सैमसन एगोनिस्टीज है तो उस बुक का नाम है पैराडाइज रिगेंड। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। द स्टोरी ऑफ सैमसन इज़ इन हिब्रू बाइबल इन द चैप्टर। अब ये बाइबल की बात हो गई। जितने भी क्रिश्चियन बच्चे हैं जो अच्छा बाइबल की स्टडी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए। जो ईमान में मजबूत है अपने, तो वो लाजमी कमेंट में करें जो क्रिश्चियन बच्चे हमें देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डूम्सडे, ऑप्शन नंबर बी जजेस, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी सैक्रिफाइस। तो ये किस चैप्टर में है बाइबल के सैमसन एगोनिस्टीज की कहानी? मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप कमेंट में लिख चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जजेस। ये जजेस में है, तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अब हमसे पूछा जा रहा है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है द फादर ऑफ सैमसन एगोनिस्टीज इज़। जो सैमसन एगोनिस्टीज थे, जो शमसून नबी थे, तो उनके फादर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए माइकल, ऑप्शन नंबर बी मिल्टन, ऑप्शन नंबर सी मनोवा या ऑप्शन नंबर डी मैंडी। तो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे उनकी नॉलेज है बाइबल के हवाले से, तो उनको पता होगा कि सैमसन एगोनिस्टीज के फादर का नाम था ऑप्शन नंबर सी मनोवा। मनोवा वॉज द फादर ऑफ सैमसन एगोनिस्टीज। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सैमसन बिलोंग टू डैश। ऑप्शन नंबर ए फ़िलिस्तीन, ऑप्शन नंबर बी इज़राइलिट, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर डी अरब। जो सैमसन थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है बी इज़राइलिट। वो इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमसन बिलोंग टू इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 35, सैमसन वॉज टेकन कैप्टिव थ्रू द ट्रेजरी ऑफ हिज। ये बहुत ही आसान बात है। थ्रू द ट्रेजरी ऑफ हिज, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ बगैर ऑप्शंस पढ़े, क्योंकि इससे आसान नहीं हो सकता। वाइफ डिलाइला, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको दगा दिया, वो उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसको दगा दिया। इसका भी जल्द लेक्चर अपलोड होगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। हमारे चैनल पे मैं एक वन मैन आर्मी हूँ। मैं खुद ही लेक्चर रिकॉर्ड भी करता हूँ, फिर थंबनेल्स बनाने होते हैं, फिर वो सारी सेटिंग वगैरह करनी होती है, टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह बहुत सारे लांचे होते हैं, फिर अपलोड भी खुद ही करता हूँ। थंबनेल बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो मैं अकेला हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ अपलोड करूँगा, जितने भी चैप्टर हैं आपके। तो आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि देखिए मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल होगा। तो आपके सपोर्ट जितना आप दिखाएंगे वो मेरे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करेगा, और मैं ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। तो अपना आप लाजमी सपोर्ट दिखाइएगा। तो आए हम नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमने 35 MCQs तक कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा जा रहा है कैप्चरिंग सैमसन वॉज अ प्लान मेड बाय। जो सैमसन था, शमसून नबी थे, उनको पकड़ने के लिए किसने प्लान बनाया, या उनको पकड़ना किसका प्लान था? ऑप्शन नंबर ए फ़िलिस्तीन्स, ऑप्शन नंबर बी इज़राइलिट्स, ऑप्शन नंबर सी ईरानियंस या ऑप्शन नंबर डी अरब्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा जा रहा है कि शमसून नबी को पकड़ना किसका प्लान था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये फ़िलिस्तीनियों का प्लान था।
फिलिस्तीन्स का प्लान था। तो फिलिस्तीन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा जा रहा है द डेडली एनिमीज़ ऑफ सैमसन्स रेस वर। जो सैमसन के दौर में जो उसके सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक दुश्मन थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन्स, ऑप्शन नंबर बी इसराइलिट्स, ऑप्शन नंबर सी ईरानियंस, या ऑप्शन नंबर डी अरब्स। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो वही ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन्स, क्योंकि फ़िलिस्तीन्स ने ही सैमसन को पकड़ने का प्लान बनाया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन थे सैमसन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका भी फ़िलिस्तीन ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए फ़िलिस्तीन्स इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 38 की जाने बढ़ते हैं। व्हाट वाज डन टू सैमसन व्हेन ही वाज टेकन कैप्टिव? ही वाज मेड डैश। ही वाज मेड ऑप्शन नंबर ए प्रिजनर, ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर सी लेम, ऑप्शन नंबर डी बाल्ड। तो जितने भी क्रिश्चियन बच्चे देख रहे हैं, अगर आपने अच्छी बाइबल की स्टडी की हुई है तो इसका आपको आंसर आना चाहिए। और जितने भी गैर मसीही हैं, वो जिन्होंने बुक में अच्छा पढ़ा है, बुक में ये स्टोरी पढ़ी हुई है, तो उनको इसका आंसर आना चाहिए। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जब सैमसन को उन्होंने अपने पास अगवा कर लिया फ़िलिस्तीन्स ने, तो उसको क्या कर दिया गया? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी के उसको अंधा कर दिया गया। तो 38 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर 39, बीइंग प्रिजनर सैमसन वॉज यूज टू अम्यूज़। जब प्रिजनर थे सैमसन एगनिस्टीज, तो जब उनको कैद में रखा गया था तो उनको किसको खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किनको हंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किनको अम्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन। क्या चिल्ड्रन को खुश करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी द फ़िलिस्तीन लीडर्स। क्या फ़िलिस्तीन लीडर्स को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी स्पेक्टेटर्स बाय शोइंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या स्पेक्टेटर्स को उसकी ताकत दिखाकर किया जाता था, क्योंकि उनके पास सैमसन एगनिस्टीज के पास काफ़ी सुपर पावर्स थी? या ऑप्शन नंबर डी द चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन डी सेम ही है, चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्पेक्टेटर्स बाय शोइंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, स्पेक्टेटर्स बाय शोइंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द सीक्रेट ऑफ सैमसन स्ट्रेंथ वॉज हिडन इन हिज डैश। तो ये सबको पता है, जिस किसी ने ये स्टोरी पढ़ी हुई है उनको ये पता होना चाहिए कि जो सैमसन की जो स्ट्रेंथ थी, सैमसन की जो ताकत थी, वो किस चीज़ में छुपी हुई थी। तो इसके मैं ऑप्शन पढ़े बगैर ही आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सैमसन के बालों में ही उसकी स्ट्रेंथ जुड़ी हुई थी। यही वजह है कि जब उनको सैमसन एगनिस्टीज को फ़िलिस्तीन्स ने कैद कर लिया तो सबसे पहले उनके बाल काट दिए गए। उनको कैसे पता चला कि सैमसन के बाल कट गए? ये भी अगर आपको पता होगा अगर आपने इसकी स्टोरी को थॉरली पढ़ा होगा, क्योंकि जो इसकी वाइफ थी जिसका नाम डिलाइला, तो उन्होंने सैमसन के साथ दगा किया। वो फ़िलिस्तीन के साथ मिली हुई थी, तो उन्होंने सैमसन से नशे की हालत में उनको करके उनसे ये पूछा था। तो इसी वजह से फ़िलिस्तीन्स को पता चल गया था कि जो सैमसन है उसके जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो उसके बालों में छुपी हुई है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल बाल्ड कर दिया, जिसको उर्दू में गंजा करना भी कहते हैं। उनको बिल्कुल गंजा कर दिया, क्लीन कर दिया, ताकि उनकी सारी ताकत है वो ख़त्म हो जाए। अब बच्चों का काफ़ी सवाल होता है, मैंने एक दो जगह पढ़ाया है, तो बच्चों का यही सवाल होता है कि सर चलो बाल तो काट दिए, लेकिन बाल तो फिर उग जाते हैं।
ये बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल होता है, लेकिन एक फ़नी सवाल भी होता है, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर गंजे हो जाएं तो बाल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो बच्चे बोलते थे कि क्या उसमें फिर से ताकत आ सकती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बाल वापसी उग सकते हैं। लेकिन अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटा बच्चा होता है उसके थोड़े से बाल आते हैं, हम फिर गंजा कर देते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी करते होंगे कि थोड़े से बाल आते होंगे उसके, तो उसको फिर गंजा कर देते होंगे। तो ये इसका आंसर था। मुझे पता है आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा, तो आपके दिमागों को मैं पढ़ लिया मैंने तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, हेयर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन सैमसन वॉज ब्रॉट टू टेम्पल ही वॉज काम एंड डैश। ऑप्शन नंबर, जब सैमसन को टेम्पल में लाया गया तो सैमसन ही वॉज, वो काम था और क्या था। ऑप्शन नंबर ए पजल्ड, क्या वो पजल था। ऑप्शन नंबर बी रिलैक्स था, क्या वो रिलैक्स था। ऑप्शन नंबर सी अनडॉन्टेड, क्या वो अनडॉन्टेड था, मतलब कि अनडॉन्टेड का मतलब होता है कि क्या वो ना डर था क्या। और ऑप्शन नंबर डी एक्साइटेड। तो इसका जो ये एक बुक की लाइन है, ही वॉज काम एंड अनडॉन्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये बाकायदा एक बुक की लाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन सैमसन वुड परफॉर्म हिज फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ नो वन डेयर टू अपेयर। जब सैमसन थे वो अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाते थे स्पेक्टेटर्स को खुश करने के लिए, उनको अम्यूज़ करने के लिए, तो नो वन डेयर टू अपेयर, कोई भी हिम्मत नहीं करता था क्या करने की, ए इन फ्रंट ऑफ हिम। ऑप्शन नंबर बी एज इज फ्राइड। ऑप्शन नंबर सी एंटेगनिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोगोनिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी एंटेगनिस्ट। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 is option number C, antagonist. Question number 43, the entire account of the temple's catastrophe was witnessed and told by। अब ये भी एक बच्चों का सवाल होता है और उसका भी मैं अभी आंसर आपको देने लगा हूँ। जितने भी आपकी थ्योरीज हैं उसके मैं आंसर दे रहा हूँ। तो जिसने स्टोरी पढ़ी है उसको पता होगा कि जब सैमसन को वहाँ लाया जाता है, जो बड़ी पार्टी हो रही होती है टेम्पल में लाया जाता है, तो वो जब दो पिलर्स के बीच में खड़ा होता है तो सारी छत फेल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, और जितने भी उसके नीचे लोग होते हैं वो सारे दब के मर जाते हैं। इवन के जो सैमसन एगनिस्टीज़ हैं उनकी भी डेथ हो जाती है इस दौरान, क्योंकि पूरी छत वो ऊपर आ जाती है उनके। तो बच्चों का ये सवाल होता है कि सर सारे तो मर गए, जितने भी वहाँ लोग थे सब मर गए, तो ये पता ये स्टोरी फिर बताई किसने। तो जो उनके फादर थे, अभी मैंने बताया कि उनके फादर का नाम क्या था, तो जो उनके फादर थे वो ये सब चीज़ देख रहे थे, वो शायद उस टेम्पल के बाहर होंगे, तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और उन्होंने ही ये पूरी स्टोरी ये बताई। तो इसका जो राइट आंसर है 43 का वो है मनोआ। तो देखिए मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ MCQ की, ताकि इसके रिलेटेड सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप लाजमी सपोर्ट करें, आप लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को और कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि ये मेरे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा जा रहा है, हैविंग एड्रेस्ड हिज लॉर्ड्स सैमसन अनाउंस्ड टू शो द फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। ऑप्शन नंबर ए द कमांड्स, ऑप्शन नंबर बी हिज ओन विल, ऑप्शन नंबर सी द सिचुएशन, या ऑप्शन नंबर डी कंपल्जन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिज ओन विल,
कि सैमसंग इंडस्ट्रीज अपनी ताकत से अपनी फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते थे। क्वेश्चन नंबर 45, देयर चॉइस नोबिलिटी एंड फ्लावर, हेयर फ्लावर रेफर्स टू, ये एक बुक की लाइन है, देयर चॉइस नोबिलिटी एंड फ्लावर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो फ्लावर लफ्ज़ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रेफ़र कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, प्रिजनर्स ऑफ फिलिस्तीन्स। ऑप्शन नंबर बी, फाइनेस्ट मेंबर्स ऑफ फिलिस्तीन्स। ऑप्शन नंबर सी, लोवेस्ट क्लास ऑफ फिलिस्तीन्स। या ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर्स ऑफ फिलिस्तीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो फ्लावर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनेस्ट मेंबर्स ऑफ फिलिस्तीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फाइनेस्ट मेंबर्स ऑफ फिलिस्तीन्स। क्वेश्चन नंबर 46, एन एसे ऑन मैन। अच्छा, यहाँ पे लाइन्स फ्रॉम सैमसंग एग्नेस्टीज के MCQs ख़त्म हो गए, अब MCQ स्टार्ट हो रहे हैं एन एसे ऑन मैन पर, जो कि एक पोम का हिस्सा है और सेकेंड ईयर इंग्लिश। तो आए इससे स्टार्ट करते हैं एसे ऑन मैन के। 46 में हमसे पूछा जा रहा है एन एसे ऑन मैन वॉज कम्पोज बाय डैश। एसे ऑन मैन किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर थॉमस। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर पोप। या ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ड्यूमस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर पोप इज़ द राइट आंसर। Alexander Pope composed the poem An Essay on Man, which is included in our syllabus of second year English. Question number 47, the poem An Essay on Man is in, किसमें है भाई ये। ऑप्शन ए, राइम्ड कपलेट्स। ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्ड्स। ऑप्शन सी, अनराइम्ड कपलेट्स। या ऑप्शन डी, क्वाड्रपलेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है राइम्ड कपलेट्स में। तो एसे ऑन मैन जो है वो राइम्ड कपलेट्स में लिखी गई है, आप बुक निकाल कर देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48, फ्यूचर इज़ हिडन फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट मैन नो फ्रॉम मैन व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया था। द पोम एन एसे ऑन मैन इज़ इन, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, राइम्ड कपलेट्स। तो जो एसे ऑन मैन है पोम वो राइम्ड कपलेट्स में लिखी है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, फ्यूचर इज़ हिडन फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट मैन नो फ्रॉम मैन व्हाट डैश नो। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एनिमल्स से छुपा हुआ है। अच्छा, जो मैं आपको इसका ईजी करके बताता हूँ। देखें, जो इंसानों को पता है वो एनिमल्स को नहीं पता, और जो किसको पता है कि इंसान को नहीं पता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्हाट एंजल्स नो। क्योंकि देखें, अब मैं आपको इसकी समरी करके बताता हूँ कि जो इंसानों को पता है वो एनिमल्स को नहीं पता, और जो एंजल्स को पता है, जो फरिश्तों को पता है, वो इंसानों को नहीं पता फ्यूचर का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, टू एक्सप्लेन दैट द अनअवेयरनेस टू फ्यूचर इज़ अ बोन, पोप गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ए, मैन। ऑप्शन नंबर बी, शीप। ऑप्शन नंबर सी, लैम्प। या ऑप्शन नंबर डी, ईगल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ लैम्प। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का लास्ट हम MCQ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, ईच क्रिएचर मे फिल द सर्कल मार्क्ड बाय डैश। ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्स साइंस। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्स। ऑप्शन नंबर सी, हेवन। या ऑप्शन नंबर डी, ज़ोडिएक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेवन। हेवन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पोइट कहता है कि एक एक जो जानदार है, क्रिएचर है, वो अपना सर्कल पूरा करेगा, क्योंकि ये हेवन की तरफ से एक ऑर्डर है, या हेवन की तरफ से ही एक वो है, ऑर्डर ही कह सकते हैं। तो
हमने आज की वीडियो में टोटल 50 MCQs करें। अब हम फर्दर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से एंड सो ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा मिला है, अच्छा मैं ये बताता चलूँ, ये बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये टोटल 200 MCQs हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने 50 करवाए हैं, क्योंकि देखें ऑलरेडी वीडियो 45 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। मैं आगे करवाने को करवा दूँगा, लेकिन ना मैं उस तरीके से समझा पाऊँगा और ना आप उस तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पढ़ने की या पढ़ाने की एक कैपेसिटी होती है। तो ये ऑलरेडी 45 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसका 50 से फर्दर ऑन हम डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि अगर आप ये 200 MCQs अच्छे से हिफ्स कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो 100% ये मेरी गारंटी है कि आप 50 आउट ऑफ 50 लेने के काबिल हो जाएंगे इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है इस वीडियो से, थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, या आपके फ़ाइनल पेपर्स के लिए थोड़ा सा भी ये बेनिफिशियल था, तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि ये जो न्यू नोटिफिकेशन होगा हर एक नई वीडियो आने का, वो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले रिसीव हो सके। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इस फ्री कंटेंट और बेस्ट कंटेंट से फ़ायदा उठा सकें और पेपर में अच्छा काम कर सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात उनको इजाज़त नहीं देते। तो उन जैसे बच्चों के लिए ही हम बनाते हैं ऐसी वीडियोस। तो आप लाजमी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, बिकॉज़ रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स। आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक फ्यूल का किरदार अदा करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 51 से 51st MCQ से 51st MCQ से स्टार्ट करेंगे, या 51 आप कह लें, आप ये ना समझेंगे फर्स्ट MCQ से, नहीं 51 मैंने बोला कि 51 MCQ से हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो तब तक के लिए इजाज़त, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।